दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिन पांडा में। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक और नया बेहतरीन वीडियो। और ये है डिविडेंड पॉलिसीज़, जो कि एक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि सी ए फाइनल, सी ए इंटरमीडिएट, MBA, CFA एंड ऑल द फाइनेंस प्रोफेशनल्स, उन सभी के लिए एक रिलेवेंट टॉपिक है। उन्हें सबको जानना चाहिए, इवन दोज पीपल जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे ये डिसाइड होता है, और क्या ये इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने डिविडेंड फिलॉसफीज दी है, और उनकी क्या क्या एजम्पशंस थी। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है अर्लियर वीडियोस के अगेंस्ट में, बिकॉज हमें बहुत कुछ कवर करना है। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम और अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, फाइनेंस से रिलेटेड या फिर अकाउंट से रिलेटेड। ऐसा कोई टॉपिक है जो आप मुझे बताएं, या फिर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जो मैं आपके लिए बना के प्रस्तुत करूँ आपको। चलो हम चलते हैं आज। तो डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली डिविडेंड होता क्या है, जैसे कि ये डेफिनेशन कहती है कि डिविडेंड एक पोर्शन होता है आपके प्रॉफिट का, एक पोर्शन होता है आपके प्रॉफिट का, जो कि एट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को इन इन अगेंस्ट द रिटर्न। एक पोर्शन होता है जो आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, क्योंकि आपने उनसे एक इन्वेस्टमेंट लिया है, या फिर मैं कहता हूँ आपने उन्होंने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अगेंस्ट में आपको एक पेमेंट करना पड़ता है, जिसे कहते हैं डिविडेंड पेमेंट। ओके। तो जैसे कि हमने बताया कंपनी डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, ये एक अमाउंट है। तो एक की फैक्टर क्या है इसमें, की डिसीजन क्या है फॉर ऑल द CFOs, बिकॉज इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द CFO, राइट? दैट दैट पीपल टेक्स द डिसीजंस। सो क्या होता है कि CFO को ये डिसीजन लेना होता है कि हाउ मच प्रॉफिट आर टू बी रिटेन्ड एंड हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। And this is very much critical decision for any CFOs, because if anything goes missing, and I mean right equation is not there, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कुछ ऐसे फंड्स रेज करने पड़े अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। इसलिए कि ये उसके अलावा आपको इसमें ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आपको इन्वेस्टर को भी खुश रखना है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसी बेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि आप एक डिविडेंड अच्छा देते हैं। बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, और कुछ इन्वेस्टर इस बेस पे इन्वेस्ट करते हैं कि वो कैपिटल एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं। जैसे कि प्राइस में जो मूवमेंट आता है, आप डिविडेंड नहीं देते, बट वो रिटेन अर्निंग आपकी ही बैलेंस शीट में जाके प्लग हो जाती है प्रॉफिट्स में, और वो इन द एंड जो MPS निकलता है उसमें हमेशा वो रिफ्लेक्ट करती है, मार्केट हमेशा उसको वैल्यू करता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी CFO के लिए। सॉरी फॉर दिस। सो पहली चीज, डिविडेंड जो होता है ना, एक एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। 100 रुपए का शेयर है, हम कह रहे हैं 5% इस पर डिविडेंड दिया है, इसका मतलब 5 रुपए का आपने डिविडेंड दिया है। तो 5 रुपए का इस पर डिविडेंड दिया है, परसेंटेज ऑफ शेयर में एक्सप्रेशन होता है ये। दूसरा है, दूसरी टर्म इसको बोलते हैं हम डिविडेंड रेट, जो परसेंटेज है। दूसरा था डिविडेंड यील्ड, जैसे कि किसी मार्केट प्राइस कोई शेयर है, उसकी अगर मार्केट प्राइस पे हम कोई परसेंटेज से शेयर देते हैं, मान लो कि 1,000 रुपए का शेयर है और हम 100 रुपए उस पर दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं कि 10% डिविडेंड यील्ड हम उसको कहेंगे। ये टर्म्स आपने स्टॉक मार्केट में यूजुअली सुनी होगी। बहुत सारे ऑफिस में जो भी इस प्रकार का काम करते हैं, बहुत सारे CEO ऑफिस हो गए या फिर बहुत सारे कंसल्टेंट्स हो गए, इनके ऑफिस में ये टर्म सुनी होगी आपने। तीसरा होता है कि डिविडेंड का जो ये होता है, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट एक रिलेशन होता है EPS के साथ में, अर्निंग पर शेयर के साथ में। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ डिविडेंड मैंने 2 रुपए दिया है 10 रुपए के प्रॉफिट में, तो 2% दिया मैंने एक अर्निंग पर शेयर का, मतलब आई मीन 20% दिया मैंने एक अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग परसेंट 10 रुपए है और 2 रुपए मैंने उसका दिया है, तो ठीक है। तो ये तीन चीजें आप देखो, एक होता है डिविडेंड रेशियो, एक होता है डिविडेंड रेट, एक होता है डिविडेंड यील्ड, और एक होता है EPS रेशियो। आई मीन एक होता है पे आउट रेशियो, जिसे हम कहते हैं पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे।
तो वो हम लेटर ऑन बात करते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है, पहले हम इन पढ़ लेते हैं ये क्या है डिविडेंड, इरेगुलर एंड ऑल थिंग्स, है ना। सो डिविडेंड की इन्होंने फॉर्म बताया, रेगुलर डिविडेंड, स्टेबल डिविडेंड, इरेगुलर डिविडेंड, नो डिविडेंड। नो डिविडेंड मीन्स जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कोई डिविडेंड नहीं है। इरेगुलर डिविडेंड जहाँ पे कोई रेट डिसाइड नहीं है, कि क्या फिक्स रेट है, ओवर ऑन पीरियड, हर ईयर में कोई रेट डिसाइड नहीं है, जो भी होता है मैनेजमेंट अपने डिसीजन से देता है कितना उसका प्रॉफिट है या कितना वो देना चाहता है। दूसरा स्टेबल डिविडेंड, जहाँ पे होता है कि डिविडेंड की या तो रेट डिसाइड स्टेबल होती है या फिर डिविडेंड का अमाउंट स्टेबल करते हैं। यहाँ पर होता है रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड हर साल कंपनी एक डिविडेंड देती है एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से या पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, ठीक है। तो आपको बता दिया आपको मैंने, जैसे व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड ये कह रहा है डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर रिटर्न शेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो ये वही चीज है। फर्स्ट फेज एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क इन कंपनी, फ्यू एग्जांपल ऑफ डिविडेंड इंक्लूड कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा कैश में ही होता है एज पर द कंपनीज एक्ट, तो आपको पता लगेगा कि डिविडेंड हमेशा कैश में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट कैन नॉट बी पेड इन एनी अदर काइंड। सो डिविडेंड दैट इज पेड इन कैश विल रिड्यूस द कैश रिजर्व ऑफ द कंपनी। मैंने बेसिकली बताया आपको जो भी डिविडेंड एक्चुअली प्रॉफिट का ही पार्ट है, अगर आप इसे हटाएंगे प्रॉफिट में से तो ऑब्वियस सी बात है वो कैश को तो डाइल्यूट करेगा ही, साथ में आपकी अर्निंग भी डाइल्यूट हो जाएगी एक साइड से, तो दोनों साइड से ये बैलेंस कर देगा आपकी। दूसरा, बोनस शेयर्स रेफर टू शेयर इन द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एट नो कॉस्ट, इट इज यूजुअली डन इन एडिशन टू द कैश डिविडेंड, नॉट इन प्लेस ऑफ इट। प्लस दूसरा था बोनस शेयर, बोनस शेयर को भी आप, बोनस शेयर जो आप इशू कर रहे हैं यू कैन नॉट इशू अगेंस्ट डिविडेंड। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको डिविडेंड देना है किसी को, ये नहीं कह सकते कि मैं आपको उसके अगेंस्ट में बोनस शेयर दे रहा हूँ, ठीक है। बोनस शेयर इज अ डिफरेंट थिंग। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसीज, तो ये बहुत अलग अलग एग्जाम्पल इन्होंने दिया है डिविडेंड पॉलिसीज के। सो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल एक सेम रेट से डिविडेंड कंपनी देती है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट्स। जैसे उन्होंने कहा 10% से, अगर लास्ट ईयर था, इस साल 10%, नेक्स्ट ईयर भी 10% रहेगा। हो सकता है कंपनी ने पिछले साल 10 करोड़ कमाए, इस साल 20 करोड़ कमाए, स्टिल दे विल पे विद द सेम रेट। Okay, so if the company makes a abnormal or very high profit, and excess profit will not be distributed to the shareholder but are withheld by the company and retained earning. If the company make loss, shareholder will still be paid a dividend under the policy. तो अगर लॉस होता तो भी कंपनी पेड की जाएगी, उनके रिजर्व से वो पे करेंगे डिविडेंड्स को, पर वो सेम रेट से करेंगे। सो ये था स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, अंडर द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेड आउट एज अ डिविडेंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब एक जो आपने 10 करोड़ कमाया उसमें से अगर 6 करोड़ रुपए आपने दे दिया, इसका मतलब 60% आपने डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इस पॉलिसीज में सेम रहता है। ये कितना आप कमाओगे उसका कितना परसेंट पूरी अर्निंग का आप दे दोगे अपने शेयर होल्डर्स को, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इसे कहते हैं हम स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तीसरा था इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अंडर द इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कंपनीज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिसाइड व्हाट टू डू विद द प्रॉफिट्स इफ दे मेक abnormal profits in certain years they can decide to distribute to shareholder and not pay any dividends। सो ये कंपनी पे डिस्क्रिशनरी है कि वो कब डिविडेंड पे करना चाहते हैं कब नहीं पे करना चाहते हैं इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसीज में। अगर उनके बहुत अच्छा प्रॉफिट है दे कैन पे, अदरवाइज दे विल नॉट पे। सेकंड उसके बाद में फोर्थ नंबर पे नो डिविडेंड पॉलिसी। नो डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं अंडर द नो डिविडेंड पॉलिसी द कंपनी डजंट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती हैं। दे कीप एंटायर अर्निंग्स एज एन रिटेन अर्निंग एंड दे कीप री इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सो कंपनी दैट डोंट गिव अ डिविडेंड आर कंस्टेंटली ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग। जो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है वो ग्रो कर रही है और एक्सपेंड कर रही है बिकॉज दे हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ओके, so we will read further in the next slide guys। सो वेलकम बैक गाइस। सो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके थे कि डिविडेंड क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड के मॉडल्स, और हम डिस्कस करेंगे कैसे डिविडेंड एक मार्केट प्राइस को ड्राइव करता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे डिविडेंड मार्केट प्राइस को ड्राइव करता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे अपने। इसके लिए मैंने अपने कैमरा को बंद कर दिया है और एक गूगल शीट ऑनलाइन खोल ली है। सो हम इसका यूज़ करेंगे, गूगल शीट का हम यूज़ करेंगे, और मैं जो टेक्स्ट है वो यहीं लिखने वाला हूँ। सो बेसिक वैल्यूशन क्या होता है, देखो वैल्यूशन का जो बेसिक आइडिया होता है वो कैसे ड्राइव करता है मार्केट वैल्यू को, ठीक है। वो क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द
present value of the future cash flow associated with the instrument, राइट गाइस। सो किसी भी असेट्स की वैल्यू क्या होती है कि उससे एसोसिएटेड कैश फ्लोज क्या होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसी बेस पे डिविडेंड्स के सारे मॉडल बने हुए हैं। सो फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या एसोसिएट हो सकता है एक इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या डिविडेंड में मिल सकता, एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या इन्वेस्टमेंट से मिल सकता है वो देखते हैं हम। तो देखिए, पहली चीज तो होती है डिविडेंड। दूसरी चीज होती है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये दो चीज ही है जो डिविडेंड उसको थ्रू आउट द ईयर मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल, every time when company declares dividends। हर हर बार जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, ये उस साल उसको मिलेगा। अब इन्हीं दो अमाउंट्स का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ either given in question or cost of equity, राइट गाइस। इस वैल्यू पे आपको दोनों अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू करके क्लब कर दोगे आप, आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो अभी हम एक डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सो मार्केट वैल्यू क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, D1 डिवाइड बाई ए माइनस जी। ये गॉर्डन्स का फॉर्मूला भी है। अगर हम जी को हटा देते हैं, ग्रोथ जी बोले तो ग्रोथ, वेयर जी इज इक्वल टू ग्रोथ एंड के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ equity। For example, we have a earning of 5 lakh and we have a cost of equity is 20%, and then we have a number of shares that is 50,000 we assumed, and we are considering that all the earning being distributed। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे मार्केट प्राइस निकलती है गॉर्डन फॉर्मूला से। ओके, सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। हमने बोला फॉर्मूला बोला था D1। व्हाट इज D1 हियर? ओके, मैं यहाँ भूल गया डिस्क्राइब करना D1 को। D1 इज सिंपली नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, दैट इज D0 आज की डेट पे जो आपको डिविडेंड मिला है, ठीक है। D0 प्लस मल्टीप्लाई, नॉट प्लस, 1 प्लस जी ग्रोथ। तो जो D1 होगा वो एक्सेलेरेट करने के बाद में आता है। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन आएगा इसका। D1 क्या है हमारा, अभी हमारा D1 है गाइस
entire 50,000, and thereafter we have cost of equity of 0.20, that is 0.20, minus growth is 0. That is, we have to make some changes in here. सो 25 लाख रुपए हमारे आएगी टोटल की वैल्यू, और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। Okay, so guys, let's continue the last part. Now we have P1, this value, so we have to now calculate the present value of all cash flows. तो 5th ईयर का जो कैश फ्लो है वो हमारे पास में ये है, और 4 years के कैश फ्लो जो हमारे पास में ये है। ओके, सो नाउ we will do copy paste till this years. There's a problem I flow. To see paste special, अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे paste special, then values only. Okay, here is 2.46 that I don't need because this time I have calculated value for the 5th year. Now present value factor PVF at the rate of all 16%. Assume करिए हमने, it is assumed actually. If I haven't told you about this one, this is assumed then. That is PVF. Okay, present value factor. So 1 divided by 1.16. Okay, what is this factor? Is this? We will do this. Okay. 1 divided by 1.16. नेक्स्ट ईयर का फैक्टर अलग आएगा। So we will calculate the PVF factor at the 10%. After we will get the value of present value, that is simply 1.6 multiplied by base value, and then these are the auto suggested values. Okay, I believe these must be all fine. Okay, and then this is the sum, control P. This is basically value of share by the method of dividend discount model. कैन से डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आप इस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी 5 साल के आप अगर डिविडेंड निकाल करके और क्विकली अगर किसी शेयर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, सो गाइज अब हम बात करेंगे कॉमन सेंस अप्रोच की। कॉमन सेंस अप्रोच क्या होती है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। सो किसी भी चीज का कॉमन सेंस क्या होता है कि यू कैन नॉट वेस्ट द मनी ऑफ पीपल। ठीक है, आप शेयर होल्डर का पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द बिजनेस एंड मेक देम मोर रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ देयर्स। सो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होगा इसका कॉमन सेंस अप्रोच। एक्चुअली जो ग्राहम के अलावा एक और मोदीग्लानी एंड मिलर का जो मॉडल है उससे मैच करेगा आपका। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आता है। नेचर ऑफ फर्म आप हम एक कॉलम में रखते हैं।
ठीक है। ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ कंपनी, डिक्लाइनिंग कंपनी, नॉर्मल कंपनी। रिलेशनशिप देखिए इसका क्या रहता है, इस रिलेशनशिप के बेस पे ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर वी हैव टू रिटेन द मनी और वी हैव टू पे बैक टू द कस्टमर, और उसके बेस पे ही पे आउट डिसाइड होगा। पे आउट रेशियो जो हमने बताया था आपको कि कितना परसेंटेज आपको अर्निंग्स का अपने आप शेयर देना है वापस से। सो रिलेशनशिप देखिए आपकी सर इसकी कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कम है, इससे रिटर्न ऑन इक्विटी से, आरओई से, तो आपका पे आउट रहेगा 0%। ठीक है, बिकॉज अगर आप शेयर होल्डर को ज्यादा कमा के दे रहे हो, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट का आगे आप 20% कमा रहे हो, शेयर होल्डर का रेट का कॉस्ट भी 10% है, मतलब 10% का ज्यादा गेन आप दे रहे हो उनको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। डिक्लाइनिंग कंपनी है, उस केस में क्या रहता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज्यादा आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो आपको 100% पे आउट कर देना चाहिए। यू डोंट नीड टू रिटेन द अमाउंट, क्योंकि आप उन्हें कमा ही नहीं दे रहा, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर वेल्थ, डिस्ट्रॉइंग देयर वैल्यूज। और नॉर्मल कंपनी जहां पे आपका के ई इक्वल टू आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, उस केस में हम कहते हैं इनडिफरेंस है ये, दैट इज। So that is all for the today guys. We will discuss further in the next video. Thanks for watching guys. So guys आगे बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक को लेकर के, और हम डिस्कस करते हैं जब हमारे पास में एक सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जब आपके पास में ग्रोथ रेट है, when you have a growth rate, okay, so all the things going to be same in here like this example, except this thing that we have a growth. This time we will also have one G, that is growth. And growth is what? Simply 12% per annum for the next 2 years. For next 2 years. And in third year, it will fall. It will fall to 10%. थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, दोनों ईयर में जो है 10% and 8% onwards forever. Till forever. ये अभी हमने सिनेरियो चेंज कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि कंपनी का जो लास्ट पेड डिविडेंड है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं इस बार D0, जिसे बोलते हैं लास्ट पेड बोलते हैं हम, क्योंकि आपको पेपर में लास्ट पेड, प्रीवियस ईयर, D0, दिस टाइप ऑफ वर्ड यू माइट सी। ओके, सो ये दिया हुआ आपको 1.50 पर शेयर। गाइस, सो अब हम इसको क्विकली सोल्व करेंगे कि इस शेयर की वैल्यू क्या है। वैल्यू ऑफ शेयर इज व्हाट। तो सम सॉल्यूशन करते हैं, सेम वही फॉर्मूला गॉर्डन्स का रहने वाला है, बट इस बार अर्निंग्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, क्योंकि एक बार रेट 10% है, एक बार रेट 12% है, फिर वो फॉरओवर के लिए 8% है। ओके गाइस, सो फर्स्ट वी हैव टू ले आउट और कैश फ्लोज। सो हमें अपने कैश फ्लोज को एक शीट में लेना होगा ईयर वाइज फॉर्मेट में,
क्योंकि ये हमारे लिए जो ये ईयर्स है, इसमें 5 ईयर्स का टेन्योर है हमारा जो दिया हुआ है। ईयर्स हमारा हो गया जैसे 1 2 3 4 एंड 5। देर आफ्टर हम यहाँ पे डालेंगे D1s को अपने। D1 जो भी आपका होगा वो यहाँ आ जाएगा। आपको पता है आपका D0 क्या है? D0 तो आपको पता ही है, आपका 1.5 है। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे डाल देते हैं अब D1। ठीक है, D1 क्या रहने वाला है, मतलब आपका वो इस हर साल वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू, या फिर मैं कहूँ यहीं पे मैं डिविडेंड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक, दिस इज सिंपली एक्सेल, so it will do this job for us. So now I will accelerate this dividend by the rate of 1.12. Okay guys, this is going to be 1.68, control D. Okay, yes, this is 1.18. Here rate would be different. Why? Because in third year it is 10%. So we will simply accelerate this by 10%, 1.10. Thereafter, this is, oh boy, this got changed a little bit. Formula is 1.10. Okay, now, okay, remove suggestions. I don't need any suggestions. Thereafter, control D, it says 1.110, and now we have 8% growth rate. Control D, we will change the formula by 1.08. Okay guys, this is 2.46. So we will take this to two round off figures. Okay, 2.46. Now what we have to do, we have to calculate this one, this price. ओके, फिफ्थ ईयर में जो है वो फॉरएवर ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी विल डू, सिंपली गॉर्डन्स का जो हमारा फॉर्मूला था P1 का, वो ये रहेगा D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। सो वी हैव दिस वन here, we have this one here, divide by 0.16, 0.16 minus 0.08. Okay guys, so yeah, 16% minus 8%. So this would be the formula and this would be the value of P1 here. So further we will discuss in our next video. Thank you guys. Please like and subscribe and share the video if you really like it. Okay, so guys, let's continue the last part. Now we have P1, this value. So we have to now calculate the present value of all cash flows. तो फिफ्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो हमारे पास में ये है, और 4 ईयर्स के कैश फ्लो जो हमारे पास में ये है। ओके, सो नाउ we will do copy paste till this years. There's a problem I feel. To see paste special, अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे paste special, then values only. Okay, here is 2.46 that I don't need because this time I have calculated value for the fifth year.
Now present value factor PVF at the rate of all 16%. Assume करिए हमने. It is assumed actually. If I haven't told you about this one, this is assumed then. That is PVF. Okay, present value factor. So 1 divide by 1.16. Okay, what is this? Factor is this. We will do this. Okay. Mm-hmm. 1 divided by 1.16. नेक्स्ट ईयर का फैक्टर अलग आएगा. So we will calculate the PVF factor at the 10%. After we will get the value of present value, that is simply 1.6 multiplied by base value, and then these are the auto suggested values. Okay, I believe these must be all fine. Okay, and then this is the sum. Control P. This is basically value of share by the method of dividend discount model. कैन से डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आप इस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी 5 साल के आप अगर डिविडेंड निकाल करके और क्विकली अगर किसी शेयर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ओके, सो गाइज अब हम बात करेंगे कॉमन सेंस अप्रोच की. कॉमन सेंस अप्रोच क्या होती है, हम इस बारे में आज बात करेंगे. सो किसी भी चीज का कॉमन सेंस क्या होता है कि यू कैन नॉट वेस्ट द मनी ऑफ पीपल. ठीक है, आप शेयर होल्डर का पैसा वेस्ट नहीं कर सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द बिजनेस एंड मेक देम मोर रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ देयर्स. सो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होगा इसका कॉमन सेंस अप्रोच. एक्चुअली जो ग्राहम के अलावा एक और मोदी गिलानी एंड मिलर का जो मॉडल है उससे मैच करेगा आपका. ठीक है, तो अब कॉमन सेंस अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आता है. नेचर ऑफ फर्म आप हम एक कॉलम में रखते हैं. ठीक है, ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ कंपनी, प्लानिंग कंपनी, नॉर्मल कंपनी. रिलेशनशिप देखिए इसका क्या रहता है. इस रिलेशनशिप के बेस पे ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर वी हैव टू रिटेन द मनी और वी हैव टू पे बैक टू द कस्टमर. और उसके बेस पे ही पे आउट डिसाइड होगा. पे आउट रेशियो जो हमने बताया था आपको कि कितना परसेंटेज आपको अर्निंग्स का अपने आप शेयर देना है वापस से. सो रिलेशनशिप देखिए आपकी सर इसकी कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कम है इससे रिटर्न ऑन इक्विटी से आरओई से, तो आपका पे आउट रहेगा 0%. ठीक है, बिकॉज अगर आप शेयर होल्डर को ज्यादा कमा के दे रहे हो. ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट में प्रोजेक्ट का आगे आप 20% कमा रहे हो, शेयर होल्डर का रेट का कॉस्ट भी 10% है, मतलब 10% का ज्यादा गेन आप दे रहे हो उनको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. तो डिक्लाइनिंग कंपनी है, उस केस में क्या रहता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर ज्यादा आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी से तो आपको 100% पे आउट कर देना चाहिए. यू डोंट नीड टू रिटेन द अमाउंट क्योंकि आप उन्हें कमा ही नहीं दे रहा. यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर वेल्थ, डिस्ट्रॉइंग देयर वैल्यूज. और नॉर्मल कंपनी जहां पे आपका के ई इक्वल टू आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, उस केस में हम कहते हैं इनडिफरेंस है ये. दैट इज
So that is all for the today, guys. We will discuss further in the next video. Thanks for watching, guys.